हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। पर अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्प करे, आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट डन दैट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेशन वाइड ड्राइव अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज लॉन्च। देखिए, बार बार हर क्वेश्चन में ये लिखना, किसी भी सोशल इविल पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप अवेयरनेस जनरेट करिए, उससे अच्छा है कि आप एक एग्जाम्पल दीजिए, एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दीजिए, कोई इनोवेटिव सा जो एक्चुअल में उसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया है। सो हेयर वी अराइव एट सच एन एग्जाम्पल। बहुत ही इनोवेटिव इसके कॉम्पोनेंट्स हैं जो मैंने मार्क किए हैं एंड वी विल गिव इट अ कर्सरी रीडिंग। ओके, तो अगर हम बात करें कैंपेन का नाम सीधा हम देख लेते हैं, द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन। तो क्या हुआ है, इस नेशन वाइड कैंपेन को लॉन्च किया गया है राजस्थान से। किसने लॉन्च किया है? नोबल पीस प्राइज विनर ने, जिनका नाम कैलाश सत्यार्थी है। ओके, तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि एक अपील दी है नेशन को कि एक कलेक्टिव एक्शन लेना इस सोशल इविल के खिलाफ बहुत ही जरूरी है। तो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन, जिसे हम KSCF के एक्रोनिम से जानते हैं, इट विल बी एक्चुअली स्पीयर हेडिंग द कैंपेन। इसमें 70,000 विमेन और गर्ल्स ने बेसिकली पार्टिसिपेट किया है। टॉर्च लाइट प्रोसेशंस आप देख सकते हैं, इस तरह से लैम्प्स लाइट किए हैं। बट दिस तो इज अ वेरी क्लीशे थिंग, जब भी कोई कैंपेन लॉन्च किया जाता है ये सबको तो हम देखते ही हैं। What makes it more innovative is, अभी I will read it. I support the government's proposal। देखिए, इन्होंने कहा है चाइल्ड मैरिज का जो इशू है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली जो डेटा निकाला गया है उससे हमें जैसे स्पेसिफिकली ये पता चला कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस हैं। तो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को डिस्कस किया कि कैसे उड़ीसा ने क्या करना शुरू किया है। रजिस्टर्स मेंटेन करने शुरू किए हैं। जैसे ही एक लड़की का जन्म होगा, आप उनकी बर्थ डेट और बर्थ ईयर नोट कर लेंगे। फिर जैसे ही वो स्कूल जाएगी, फिर आप उसको नोट करेंगे कितने साल में स्कूल गई, कब तक वो पढ़ी, उसको नोट करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब पुलिस ऑफिसर्स पहुंचते हैं, जब एक बच्चे की शादी हो रही होती है, तो फिर पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि ये तो हमें लगता ही नहीं है कि बालिक है। तो माँ बाप झूठ बोल देते हैं, नहीं नहीं ये तो बालिक है, 18 साल का, इसने कंप्लीट कर लिया है। जब आपके पास रजिस्टर्स हैं, आपको पता है कि उस बच्चे की उम्र कितनी है। नाउ यू हैव द डेटा विद योरसेल्फ। आपको सी, डेटा इज द न्यू ऑयल। स्टैटिस्टिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज हाउ ओडिशा इज डीलिंग विद चाइल्ड मैरिज, क्योंकि उनका कैंपेन ये कहता है कि उन्हें पूरा चाइल्ड मैरिज मुक्त ओडिशा बनाना है। ओके, तो फिर जब आपके पास रजिस्टर्स मेंटेन है, आपको पता है कि उसकी उम्र है क्या बच्चे की, तो आप उनको जेल में डाल सकते हैं जो भी इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज को दोनों नाबालिग बच्चों के बीच में। ओके, तो अब हम देखते हैं एक और इनिशिएटिव जो आपको मिलता है सरकार द्वारा, जो प्रपोजल रखा गया है कि मैरिजेबल एज गर्ल्स की 18 से 21 कर देना। ये भी एक स्टेप है जो आपको याद रखना है। इस पे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। आई मीन, आपको इसके मेरिट्स क्या लगते हैं, क्या डीमेरिट्स लगते हैं, तो आप उस बारे में कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, बॉयज की तो अभी 21 ही है मैरिज की एज। पर एक बहुत ही पता नहीं किस तरह का, ये भी एक क्लीशे ही कहूंगी मैं इसको, क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि गर्ल्स जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, इसीलिए 18 साल में ही वो इतनी मैच्योर हो जाती हैं कि शादी लायक हो जाए एंड ऑल ऑफ दैट। आई डोंट नो। अब देखिए, इन्होंने बोला है कि हम सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को। और एक और चीज देखिए, हम बहुत बारी एथिक्स के पॉइंट्स में ये पढ़ते हैं कि जो किसी भी विलेज के अगर पंचायत हेड है, या फिर किसी भी फेथ के, अगर कोई हिंदू ग्रुप है, मुस्लिम ग्रुप है, या कोई चिल्ड्रन ग्रुप है, उसका कोई लीडर होता होगा, राइट? हर किसी का एक लीडर है। तो फेथ लीडर्स को इन्होंने बोला है कि आप प्लीज यू स्पीक आउट, आप अपने लोगों को प्लीज इस चीज से आगाह करिए कि ये वेडिंग्स करवाना इस तरह से सही नहीं है। इट इज समथिंग, इट इज एक्चुअली अ क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एज वेल। इन्होंने ये चीज कही है। तो फेथ लीडर्स को इन्होंने बेसिकली प्रोवोक किया है इसमें पार्ट लेने के लिए। और क्या इनमें इस चीज में इनोवेटिव है, वो ये है कि इन्होंने बोला है, आई कॉल ऑन ऑल केटरर्स, डेकोरेटर्स, बैंकेट हॉल ओनर्स, बैंड्स एंड अदर्स, जो भी एक शादी करवाने के लिए जरूरी होते हैं, मैं उनको कहता हूं कि आप प्लीज सर्विसेज देने से ही मना करते हैं अगर आपको लगता है कि वो बच्चा ही बालिक नहीं है तो। बिकॉज if you involve yourself into this kind of a wedding, you are actually indulging yourself in a criminal act. Okay, so this particularly makes it very innovative, this campaign. Okay, तो ये आप देख सकते हैं। इन्होंने बोला है कि हम इस कैंपेन के तहत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं लॉ की,
एंड ऑल ऑफ दैट। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है कि सेंसस 2011 के हिसाब से अगर हम बात करें तो ओवर 12 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस हुई थी कंट्री में। 12 मिलियन इज ह्यूज। ओके, तो आप सोच सकते हैं, अगर आप कह रहे हैं नहीं वो कुछ एक आधे गांव में आज होती होगी, हमें तो नहीं लगता कि अब ये चीज होती भी है, आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होता। 12 मिलियन शादियां ऐसी हुई हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ it's not an insignificant a number. Okay, ऑलराइट, अब हम देखते हैं आगे आर्टिकल्स को। देखिए आज इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पे एक एडिटोरियल आया है विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बार बार पढ़ते हैं साइबर सिक्योरिटी का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ही अलग टाइप के डायमेंशंस उसमें ऐड किए गए हैं उस एडिटोरियल में। तो हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप अगर खुद से पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो सकता है। इंडिया नॉट ओनली ओपन टू बिजनेस बट ऑल्सो फोकस्ड ऑन वर्किंग विद इजिप्ट, सेज जयशंकर। ऑलराइट, अब आपको पता है मिस्टर जयशंकर इज इन इजिप्ट। तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए उन्होंने कहा है कि हम भारत और इजिप्ट मिलकर सिर्फ और सिर्फ और बिजनेस नहीं करना चाहता, बल्कि और भी साथ में बड़ी सारी चीजें हम साथ में मिलके अचीव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों ही कंट्रीज कोऑपरेट करें इस प्रॉपर रीजन में भी और ग्लोबल लेवल पे भी। आपको पता है इजिप्ट और भारत के काफी पुराने रिश्ते हैं, स्पेशली डीकोलोनाइजेशन के अगर हम ट्रेंड को देखें, हमने काफी साथ दिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नेहरू। ऑलराइट, हमने नैम में भी बढ़ चढ़ के काफी, वी वर एक्चुअली द फाउंडर मेंबर्स ऑफ नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, तो ये चीज। ऑलराइट, अब देखिए क्या कहा है जयशंकर ने। जो उनकी मेडन विजिट है एट दी, मतलब यानी कि उनकी पहली विजिट है इजिप्ट में, क्योंकि इनवाइट किया गया था उनको इजिप्शियन काउंटर पार्ट जो है उनके समी शौकरी। ऑलराइट, उन्होंने बोला है कि इंडिया इजिप्ट का जो बिजनेस, अच्छा तो उन्होंने बेसिकली ये सब कुछ जो बोला है एड्रेस किया है इंडिया इजिप्ट बिजनेस फोरम इन कैरो, यानी कि इजिप्ट की कैपिटल, ठीक है। तो और भी कुछ कुछ चीजें जो आपके लिए स्टैट्स के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये चीज पता होगी कि COP27 जो नवंबर में होने वाली है वो इजिप्ट में होगी, इजिप्ट उन्हें होस्ट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी कुछ कुछ इन्होंने एड्रेस किया, दैट वी शेयर द सेम कंसर्न। ऑलराइट, ये सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इजिप्ट हैज ट्रेडिशनली बीन वन ऑफ इंडियाज इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स इन अफ्रीका एंड दैट वी नो। ओके, बायलेटरल ट्रेड की अगर हम बात करें, डेफिनेटली इट हैज एक्सपेंडेड रैपिडली इन 21-22, registering a 75% increase according to the Indian Embassy in Egypt। 75% increase हमने बायलेटरल ट्रेड के वॉल्यूम में देखा है। बट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है, जो बेसिकली इजिप्शियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है बट वी स्टिल थिंक दैट दिस इज नॉट इनफ गिवन आवर हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। हमें इस ट्रेड वॉल्यूम को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि काफी पोटेंशियल है हम दोनों कंट्रीज के बीच में काम करने के लिए। अब मिस्टर जयशंकर ने कहा है डेफिनेटली हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि कैसे बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट मिस्टर मोदी ऑल्सो थिंक्स लाइक दैट। अगर आपके प्रेसिडेंट की सोचते हैं तो डेफिनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही सोचते हैं, वी शेयर द सेम विजन। ऑलराइट, तो ये चीज अब देखिए, अब क्योंकि आपने बायलेटरल ट्रेड वॉल्यूम अगर बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने के लिए आप पहले देखेंगे कि रोक क्या चीजें रही हैं, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स, क्या चीजें हैं जो बेसिकली चैलेंज है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो बहुत सारे देखिए, ऑलमोस्ट हर कंट्री के बीच में जब बायलेटरल ट्रेड होता है, चाहे वो यूएस और इंडिया हो, चाहे वो यूके और इंडिया हो, दोनों कंट्रीज के बीच में यूजुअली सिमिलर से चैलेंजेस होते हैं ट्रेड में, जैसे मार्केट एक्सेस को लेके हमारी कुछ सेंसिटिविटीज हैं, दूसरी कंट्री की कुछ और। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स वेस्ट ना हो, अगर वो कुछ उगा रहे हैं तो हमारे डोमेस्टिकली उनको एक मार्केट पूरी तरह से अवेलेबल की जाए और उनके प्रोडक्ट्स वेस्ट ना जाए, सो दैट दे डू नॉट कमिट सुसाइड्स बिकॉज दे आर एक्चुअली डेट रिडन। ओके, तो वैसे ही वो कंट्रीज, लेकिन जैसे यूएसए चाहता है कि हम उनके बहुत सारी चेरीज एंड ऑल ऑफ दैट, हम बहुत ज्यादा अल्फा ये सब इंपोर्ट करने लग पड़े, पर उससे हमारे एग्रीकल्चर को, यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चरल जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं उनको थोड़ा सा हार्म हो सकता है, तो इसीलिए मार्केट एक्सेस हम नहीं दे सकते। वैसे ही हम कुछ यूएसए को भेजना चाहते हैं, जैसे हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसमें हम बेसिकली एक मोनोपोली होल्ड करते हैं, पर वो चाहते हैं कि नहीं हम उनके लोगों की जॉब ना खाएं। तो ये कुछ कुछ मार्केट एक्सेस की दिक्कत हर कंट्री के बीच में हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द बाय बैक पॉसिबिलिटीज। बाय बैक पॉसिबिलिटीज आपको पता होगा, जैसे हमने अगर किसी कंट्री को कुछ बेचा,
ठीक है, आज हमने जितने भी अमाउंट में बेचा, अब कुछ टाइम बाद वो इतना पॉपुलर हो जाता है या इतना सक्सेसफुल हो जाता है वो प्रोडक्ट कि हम लगता है कि ठीक है वो हमें आने वाले टाइम में और भी गेन्स दे सकता है, तो जिनको हमने बेचा उन्हीं से हमने वापस खरीद लिया। ऑब्वियसली जो उसका आज अमाउंट है, जितनी वैल्यू उसकी आज के टाइम में उस पे, तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी एक्सप्लोर की जा रही है। नाउ दिस इज द एडिटोरियल आई वाज टॉकिंग अबाउट, सिक्योरिंग इंडियाज साइबर स्पेस। ओके, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जो शायद थोड़ा सा आपको समझने में डिफिकल्टी हो सकती है, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड एडिटोरियल। ओके, अब देखिए पिछले महीने क्या हुआ है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि इंडियन आर्मी क्या कर रही है, डेवलप कर रही है क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स, ताकि वो अपने नेटवर्क्स को रेजिस्टेंट बना सके किसी भी तरह के अटैक से। ओके, अब देखिए क्या है, सबसे पहले तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए, इससे पहले कि आप ये समझें कि किस तरह के अटैक्स पॉसिबल हैं अब आने वाले टाइम में। तो क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोलॉजी क्या होती है बेसिकली, कि अगर आप हैं और आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान से प्राइवेट मैसेजेस शेयर कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरह के मैसेजेस हो सकते हैं, आप चाहते हैं, आपको पता है कि आपका कोई एक एडवर्सरी है, वो आके इंटरसेप्ट कर सकता है आप दोनों के मैसेजेस को, तो जब आप उसको किसी प्रोटोकॉल को ऐसा सेट कर देना चाहते हैं कि जो भी आप बात करें वो कभी कोई थर्ड पार्टी जान ही ना पाए, उसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। इस तरह के प्रोटोकॉल्स को बनाना, ठीक है, तो इन्होंने वही बोला है कि इंडिया को ऑब्वियसली करना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड आपस में हमारे नेटवर्क शेयर करते हैं इंडिया में, एक आर्मी रेजिमेंट दूसरी आर्मी रेजिमेंट के साथ, या हमारे जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, या कुछ भी हो सकता है, इसको बेसिकली जो भी हम आपस में सीक्रेट कीज शेयर कर रहे हैं वो कोई भी आके इंटरसेप्ट ना कर सके, जैसे चाइना या कोई भी कंट्री, उसके लिए हमें क्रिप्टोग्राफी बहुत जरूरी है। उस चीज के लिए हमें इस तरह के प्रोटोकॉल्स चाहिए। ऑलराइट, देखिए अब साइबर स्पेस को बहुत ज्यादा थ्रेट क्यों है, देखिए एक तो पहले हुआ करता था कि हमने रेजिस्टेंट बहुत हद तक साइबर अटैक फ्री बना लिया है अपने प्रेजेंट कंप्यूटर्स को, जो अभी कन्वेंशनल कंप्यूटर्स होते हैं, पर जो कन्वेंशनल साइबर स्पेस है उसमें अब एक और एडवांसमेंट आ चुकी है जिसे हम क्वांटम कंप्यूटर्स कहते हैं। तो आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं उस लेवल पे क्या पता कोई आपको हैक ना कर सके, कोई अटैक ना कर सके, लेकिन अगर किसी के पास क्वांटम कैपेबिलिटी है, जैसे चाइना के पास, वो क्या करेगा, एकदम जिस लेवल पे फिल्टर अप्लाई भी नहीं होता उससे नीचे फंडामेंटल लेवल पे सबसे छोटे छोटे एटम्स पे वो काम करेगा और पता लगा लेगा क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्वांटम हैक्स पे भी तो रेजिस्टेंट बनाना है, क्वांटम हैकिंग से भी तो रेजिस्टेंट बनाना है खुद के साइबर स्पेस को, इसीलिए हमें क्रिप्टोग्राफी चाहिए। ओके, दिस स्टेप बिल्ड्स ऑन लास्ट ईयर। देखिए आपको पता है कि लास्ट ईयर का एक इनिशिएटिव था, हमने क्या करा था, हमारा एम था कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी सेट करें एट द मिलिट्री इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन माओ, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक फॉलो अप ही है, जो रिपोर्ट्स अब आ रही हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। Alright, with traditional encryption models at risk and increasing military applications of quantum technology, the deployment of quantum resistant systems has become the need of the hour, जो मैंने अभी आपको बताया। बिल्कुल, जो भी मिलिट्री इंफॉर्मेशन है वो कभी कोई आके इंटरसेप्ट ना करे अपने एक एडवांस्ड क्वांटम कैपेबिलिटी की वजह से, हमें डेफिनेटली क्वांटम रेजिस्टेंट सिस्टम्स चाहिए, जिसके लिए हमें क्रिप्टोग्राफी डेवलप करनी पड़ेगी। ये पर रिक्वायर करता है कि हम अपने करंट इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को, इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन जिसे हम व्हाट्सएप मैसेजेस कहते हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। इसका मतलब क्या है, व्हाट्सएप जो प्लेटफॉर्म आपको आपस में बात करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है व्हाट्सएप, उसको तक नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ आप जानते हो, जिसको आप मैसेज भेज रहे हो वो जानता है कि आपने आपस में क्या बात की है। सो इट इज इस तरह के जो इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली, जो अभी तक तो हैक फ्री हैं, लेकिन क्योंकि क्वांटम कैपेबिलिटीज डेवलप हो रही हैं बाकी कंट्रीज द्वारा, हमें अपने इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को भी थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। Alright, this is a challenge of course, जो इंडिया फेस कर रही है। इंडिया will have to proactively deal with as cyber risks arising from quantum computing are accentuated by the lead taken by some nations in this sector. Okay, अब देखिए क्या है, अगर हम यूएस के नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट की बात करें, उसने ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है $1.2 बिलियन
किस लिए? रिसर्च करने के लिए डिफेंस रिलेटेड क्वांटम टेक्नोलॉजी में। तो हमें भी थोड़ा सा अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर इस पर्टिकुलर सेक्टर में जरूर बढ़ाना चाहिए। ओके, सिर्फ एक बजट में एक बारी 2 साल पहले थोड़ा सा कुछ एलोकेट कर देने से कुछ नहीं होगा। पर्टिकुलरली वरिंग फॉर इंडिया इज द फैक्ट दैट चाइना नाउ होस्ट 2 ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स। ये सबसे बड़ा थ्रेट है। देखिए चाइना अभी हमारे LAC स्टैंड ऑफ में तो हम आपस में जूझ ही रहे हैं, कल को हमारे साइबर स्पेस को अगर इसने इंपिंज करना शुरू कर दिया, दैट वुड बी डेफिनेटली वेरी हार्मफुल। ओके, अब देखिए हम धीरे धीरे ऑब्वियसली हम वहां पहुंच रहे हैं, धीरे ही सही पर स्टेडली, काफी ठोस कदमों के साथ। फरवरी 2022 की अगर हम बात करें, एक जॉइंट टीम डिफेंस रिसर्च की एंड DRDO की, बेसिकली एक जॉइंट टीम किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ, उन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया QKD लिंक बिटवीन 2 सिटीज। आप सुन लीजिए, मैं भी बताती हूँ QKD लिंक क्या होता है। हम इस जॉइंट टीम ने बेसिकली DRDO और IIT दिल्ली की जो जॉइंट टीम है उसने क्या एस्टैब्लिश किया, ये डेमोन्स्ट्रेट किया किस 2 सिटीज के बीच में, यूपी के प्रयागराज के बीच में और विद्यांचल, लोकेटेड अराउंड 100 किलोमीटर अपार्ट। अब देखिए ये 2 सिटीज के बीच में 100 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, तब भी इन दोनों सिटीज के बीच में एक QKD लिंक एस्टैब्लिश करना, डेमोन्स्ट्रेट करना एक बहुत बड़ा डेफिनेटली अचीवमेंट है। यही एक एग्जाम्पल है उसका कि हम धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। अब QKD क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पहले तो यहाँ पे इन्होंने एक्रोनिम लिख दिया, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि आप क्या करते हैं, सपोज कि आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्रेट की क्या होता है। कि आप सपोज करिए कि हम दोनों ने आपस में कोड वर्ड में कोई बात करनी है, जो इन्फॉर्मेशन है मैं कहूंगी, अगर मैं बोल रही हूँ सफल तो उसका नाम है मटर, दैट वे। जो आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं रीजनिंग के, वही वाले सेम क्वेश्चन। जैसे अगर मैं बोलूंगी, अगर मैं आपको बोल रही हूँ 1 तो उसका मतलब है 8, तो ये की हो गई कि मतलब 1 को पढ़ने के लिए आपको मैंने की दी है, जिसका मतलब 1 = 8 है। ठीक है, तो जब हम एक दूसरे के साथ जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं या जो कंप्यूटर्स इतनी दूर दूर स्थित हैं, जो आप अगर बॉर्डर पे बैठे हो और यहाँ की सरकार ने जो सेंटर में बैठी है आपको कुछ अगर पहुंचाना है, अगर आप QKD यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, इट बिकम्स ईजियर। क्योंकि अगर ये सीक्रेट की है जो आपस में आपको, जो इन्होंने की बेसिकली प्रयागराज और विंध्याचल ने आपस में, अगर ये सीक्रेट की को ट्रांसमिट करना है तो आप क्या करते हैं, इस QKD के माध्यम से व्हाट यू वुड डू इज के एक लेजर बीम पास करवाई। ठीक है, लेजर बीम पास करवाई आपने जो जिससे ट्रैवल कर रही है सीक्रेट की। अब लेजर बीम के अंदर क्या है, फोटॉन्स हैं। ठीक है, फोटॉन्स क्या है, फिर जब वो मैंने प्रयागराज से विद्यांचल तक पहुंचाई, विद्यांचल ने उसको कैसे समझा, बाइनरी टर्म्स में उसे डिकोड कर लिया, जैसे 1s और 0s में। ठीक है, तो उसे पता चल गया कि अच्छा इस की का मतलब ये है। अब लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कई लोग समझते हैं कि क्वांटम जो कंप्यूटर्स हैं इसे भी तो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हाँ, इंटरसेप्ट हो सकता है, एक थर्ड पार्टी चाइना जैसी शायद इस फोटोन वाले लेवल पे भी इंटरसेप्ट कर सके, क्योंकि दे आर मास्टर्स इन दिस क्वांटम मैकेनिक्स थिंग। पर जब वो जब आपने QKD को एस्टैब्लिश कर लिया तो मतलब आपने क्रिप्टोग्राफिक यानी कि इसको रेजिस्टेंट बना दिया इंटरसेप्शन से। कैसे? क्योंकि जो आप सीक्रेट की फोटॉन्स के माध्यम से, लेजर बीम के माध्यम से ट्रांसमिट कर रहे हैं 2 जगहों के बीच में, तो अगर बाई चांस उन्होंने आके इंटरसेप्ट कर भी लिया तो अचानक से की ही खुद को, सीक्रेट की खुद को चेंज कर लेगी, तो मतलब वो की क्या बन गई, यूजलेस बन गई। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी तरह से आप बेसिकली रेजिस्टेंट बना लोगे अपने इस सिक्योरिटी ट्रांसमिशन के मैकेनिज्म को। China's quantum advances expand the specter of quantum cyber attacks against India's digital infrastructure, which is very, very serious for us, which already faces a barrage of attacks from Chinese sponsored, state sponsored hackers. Already हमारे, आपको पता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था मुंबई में, मुंबई की पोर्ट सिटी में हमने देखा था कि चाइना ने बेसिकली हमारे सर्वर्स को, चाइना के हैकर्स ने हमारे सर्वर्स को हैक कर लिया था। तो इस तरह के ऑलरेडी हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे साइबर अटैक्स हो रहे हैं। राइट, अब देखिए बात क्या है, एक और एडिशनल वल्नरेबिलिटी हमारे पास कैसे आ जाती है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट अपने इंपोर्ट के लिए किस पे हैं, चाइनीज हार्डवेयर को। अगर हमें बेसिकली क्या है, जो हमारा हार्डवेयर है जिसके अंदर बेसिकली हमारे सर्वर्स हैं या जो भी है, उसका हार्डवेयर मेनली कहाँ से आता है, चाइना से आता है। तो अगर वो उसमें कुछ कर दे, कुछ किसी भी तरह से उसको इस तरह से बना दे कि हमारे पास एडिशनल वल्नरेबिलिटी हो सकती है। चाइना के
actually flinch with it. Okay, the question then arises how to make India cyber space resilient. फिर अब देखिए आपने ये भी कह दिया कि हम इंपोर्ट भी अपना हार्डवेयर चाइना से ही करते हैं जो एक एडिशनल वल्नरेबिलिटी के साथ आती है, तो फिर हम इंडियन साइबर स्पेस को रेजिलियंट बनाएं कैसे? ठीक है, 2019 में अगर आपको याद होगा तो क्या हुआ था, सेंटर ने डिक्लेयर किया था कि हम क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक मिशन लेके आ रहे हैं। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, क्वांटम टेक्नोलॉजी को डिक्लेयर कर दिया था अ मिशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर आपने यूनियन बजट 2020-21 का पढ़ा हो तो उसमें या थोड़ा सा तो अभी भी फॉलोअप्स आप देखते होंगे एग्जाम्पल्स के रूप में, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया था निर्मला सीतारमन ने कि हम स्पेंड करेंगे ₹8,000 करोड़ ऑन द न्यूली लॉन्च नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। बट अगेन आई से इसमें बहुत खास अभी हम इतना कुछ सक्सेस नहीं देख रहे हैं कुछ ग्राउंड लेवल पे। दिस हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन सिक्योरिंग साइबर स्पेस फॉर क्वांटम अटैक्स। देखिए अब ये जो बजट है ये मोस्टली किस चीज के लिए एलोकेट किया गया था कि हम क्वांटम कंप्यूटर्स बनाएंगे, हम QKD एस्टैब्लिश करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन हमारा फोकस इस चीज पे नहीं है कि हमें अपने साइबर स्पेस को सिक्योर करना है क्वांटम अटैक से। यानी कि जो चाइना जो एक लेवल ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुका है, जो हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर्स को भी जो हमने हैक फ्री बनानी है उसको भी तोड़ सकता है, उस इंटरऑपरेबिलिटी को भी तोड़ सकता है अपने क्वांटम एडवांसमेंट से, तो हमें उसको सिक्योर करना है। राइट, अब देखिए इन्होंने एक सजेशन दिया है जो आप भी यू कैन ऑल्सो take home this suggestion. India must consider procuring the United States National Security Agency's Suite B cryptography quantum resilient suite as its official encryption mechanism. हमें देखिए अब हम कह रहे हैं कि हमें रेजिलियंट बनाना है तो हमें अपने एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा अपग्रेड करना है, तो हम कहाँ से थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं या किन्हें हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जो NSA का सूट भी क्रिप्टोग्राफी है। ये बेसिकली क्या है, इस सूट में ना बहुत सारे इट्स बेसिकली अ सेट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो इन एल्गोरिथम्स के वजह के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्रिप्टोग्राफिक प्रोग्राम को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। ओके, कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे हैं जो अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हो, चाहे बहुत ही नॉर्मल से नॉर्मल इंफॉर्मेशन कि आप यहाँ चले जाइए, आपको हम यहाँ पोस्ट कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, इसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मोस्ट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को भी, कि कितना हमने, देखिए कुछ इंफॉर्मेशन इतनी सेंसिटिव होती है कि हमारे जैसे आम आदमियों तक ये कभी भी नहीं पहुंचेगी, जो सरकारों को पता होती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को भी हमेशा के लिए अगर आपने इंटरसेप्शन से बचाना है, तो आप इनके जो एल्गोरिथम्स हैं जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हैक फ्री हैं, उनको आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। राइट, द इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पहले तो आप ये क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स को एम्यूलेट कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करिए, ऑलराइट, व्हाट इज रिटन हियर, द इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट कंसिडर एम्यूलेटिंग द क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड सेट बाय USA's नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी व्हिच हैज डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ एन्क्रिप्शन टूल्स टू हैंडल क्वांटम कंप्यूटर अटैक्स। ओके, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब देखिए हम देखिए इसमें 4 एल्गोरिथम्स हैं जो बेसिकली फ्रेम किए गए हैं इस तरह से कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड की तरह ये एक्ट करे। अब देखिए पोस्ट क्वांटम, सबसे पहले तो पोस्ट क्वांटम साइबर सिक्योरिटी या पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ये वर्ड आप बिल्कुल याद रखें क्योंकि आप बहुत बारी इस चीज को कहीं कहीं पढ़ सकते हैं और आप यूज भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम को डेवलप करें जो आपके सिस्टम्स को, आपके इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को सिक्योर करे, ना ही सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल कंप्यूटर्स द्वारा हैकिंग के, बल्कि क्वांटम हैकिंग के भी। ठीक है, तो पोस्ट क्वांटम मतलब क्योंकि क्वांटम आ चुका है, क्वांटम का जमाना आ गया है, तो इसके बाद एक और एडिशनल पोस्ट, यानी कि इसके बाद एक और एडिशनल थ्रेट आ जाता है क्वांटम हैकिंग का। तो अगर आपको इस तरह के प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क्स सेट करने हैं जो बेसिकली इस तरह की हैकिंग को भी झेल पाए या टॉलरेंट बन पाए, तो यू हैव टू गो वन स्टेप अहेड। आफ्टर अडॉप्ट, जब आप इस तरह के टेक्निकल स्टेप्स को अडॉप्ट कर लेंगे, इंडिया को क्या करना चाहिए, बहुत सारे नेशनल इनिशिएटिव्स चालू करने चाहिए टू डेवलप क्वांटम रेजिस्टेंट सिस्टम्स। ऑलराइट, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फंड कर सकती है, एनकरेज कर सकती है एग्जिस्टिंग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को रिलेटेड टू पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। बहुत सारे जो जीनियसेस हैं जो इस चीज में, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो आगे जाके इस चीज़ में मास्टर्स करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क भी कंडक्ट करते हैं। आप उनके किसी स्टार्टअप को ऐसे फंड कर सकते हैं जो इस तरह के किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। यू कैन एक्चुअली एनकरेज देम मोर विद एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दी ओपन क्वांटम सेफ प्रोजेक्ट, जो बेसिकली आप इसमें भी पार्टिसिपेट करिए ओपन क्वांटम सेफ प्रोजेक्ट में, जो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसे 2016 में डिस्कस किया
बेसिकली स्टार्ट किया गया था, जिससे क्या होगा, इंटीग्रेट किया जाएगा क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स को। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अगर कोई कंट्री किसी चीज़ में डील कर रही है वो शेयर करेगी, फिर आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं, यू कैन ऑलवेज टेक देम होम, ओके। क्योंकि these over long distances, especially connecting military outposts for sensitive communications can be prioritized, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। और राइट, इवेंचुअली ये क्या करेगा, इट विल हेल्प के हम एस्टैब्लिश कर सके एक नेशन वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क को जो इंटीग्रेटेड होगा विद क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स, नथिंग मच हियर। ऑल राइट, फाइनली डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप्स आप किस कंट्रीज की, किन तरह की कंट्रीज के साथ कर सकते हैं, जो टेक्नो डेमोक्रेसीज हैं, जैसे वो कंट्रीज जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में बहुत टॉप लेवल पे हैं, लिबरल भी हैं, ऐसा नहीं हो कि हम इस तरह की कंट्रीज जो हमारे को ही कल को हार्म कर दें, इस तरह की कंट्रीज नहीं। आप क्या कर सकते हैं, आप बायलैटरल लेवल पे टेक्नोलॉजिकल नो हाउ जो आपको शेयर करें, जैसे यूएसए, कुछ आप इस तरह के बायलैटरल डील्स को साइन कर सकते हैं। Alright, so I hope I could somehow simplify things for you. Alright. As she repeats right to use force, Taiwan returns fire. No compromise on freedom. तो finally क्या हुआ है, आपको पता है कि जो कांग्रेस चल रही है, चाइना कांग्रेस 20th जो बेसिकली पार्टी कांग्रेस है कम्युनिस्ट पार्टी की, उसमें क्या हुआ है, इट वाज एक्सपेक्टेड ओनली कि मिस्टर शी ने क्या बोला है कि देखिए चाइनीज पीपल के ऊपर है कि वो ताइवान इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ठीक है। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप किन लीडर को चूज करेंगे जो चाइना का पार्ट ही मानते हैं ताइवान को कि नहीं मानते, ठीक है। एंड चाइना कभी भी रिनाउंस नहीं करेगी द राइट टू यूज फोर्स, मतलब इन द सेंस हम चाहते तो हैं कि पीसफुली रेजोल्यूशन हो जाए चाइना और ताइवान के बीच में, वो पीसफुली हम में इंटीग्रेट हो जाए हमारे मेनलैंड के साथ, पर हम फिर भी वो राइट को मेंटेन करेंगे टू यूज फोर्स। अगर कल को हमें इन्वेजन करना पड़े या फोर्स यूज करना पड़े तो हम उसको झिझक नहीं रहे ये चीज एक्सेप्ट करने की, वो वाला ऑप्शन भी हमने खुला छोड़ा हुआ है। ऑलराइट, ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बोला है संडे को एट द ओपनिंग ऑफ अ मेजर पार्टी मीटिंग। ताइवान, आपको पता है ताइवान विद चाइना व्यूज एज इट्स ओन टेरिटरी रिस्पॉन्डेड। अब ताइवान ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है, ताइवान ने बोला है कि देखिए हम बैक डाउन नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे अपनी सोवरेनिटी को बचाने से। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। तो आप भूल जाइए, अगर आप शेर हैं तो हम सवा शेर। ऑलराइट, इन अ स्पीच ओपनिंग देखिए हमने ये चीज डिस्कस कर ली। देखिए शी ने और क्या बोला है कि चाइना ने हमेशा रिस्पेक्ट किया है, केयर किया है और बेनिफिट किया है ताइवान के पीपल को। ऑलराइट, और हमेशा कमिटेड रहे हैं हम कि उनके साथ इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंजेस को बढ़ा सकें अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट, जो हमें बेसिकली थोड़ा सा आपस में डिवाइड कर देती है। तो हमने हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचा है, बट वी डू नॉट नो व्हाई दीज पीपल डू नॉट कंसिडर देमसेल्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी and all of that. She being the most dangerous leader China has ever had. Alright, now this is also very important. Hampi Khajuraho on list for G20 cultural track. तो देखिए जो भी G20 की cultural track में जो भी सिटी इंक्लूड की गई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है पेपर के पर्सपेक्टिव से। ऑलराइट, तो इसके बारे में सारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वगैरह आप जरूर देखें। अब चाइना, ऑलराइट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, एज पार्ट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, आपको पता है कि हम प्रेसिडेंसी टेक ओवर करने वाले हैं बिटवीन दिसंबर 2022 एंड नवंबर 2023, तब तक हम प्रेसिडेंट रहेंगे। ऑलराइट, गवर्नमेंट का अब क्या प्लान है कि हम 5 की मीटिंग्स होल्ड करेंगे। ऑलराइट, 5 की मीटिंग्स होल्ड करेंगे हमारे कुछ कल्चरल सिटीज में जो हमने चूज की हैं, बेसिकली जिसे हम एक कल्चरल ट्रैक कह रहे हैं। तो ये इसमें देखिए 5 मीटिंग्स तो हैं पर 4 सिटीज हैं। कैसे? क्योंकि एक सिटी में 2 मीटिंग्स हो जाएंगी, तो दैट वे 5 मीटिंग्स होंगी, ठीक है। एक होगा खजुराहो में, एक भुवनेश्वर में, एक हम्पी में और एक आगरा में। खजुराहो आपको पता है कि मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर आपको पता है उड़ीसा, हम्पी आपको पता है कर्नाटका, आगरा आपको पता है यूपी, ठीक है। तो इनको चूज किया गया है बेसिकली क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेल नोन मॉन्यूमेंट्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पे, जैसे ताजमहल और आगरा फोर्ट यूपी में, और हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं खजुराहो के जो मध्य प्रदेश में है, कोणार्क सन टेम्पल अराउंड 65 किलोमीटर्स फ्रॉम भुवनेश्वर। ऑलराइट, और जो हम्पी तो आपको पता है इन इटसेल्फ इट इज इंपॉर्टेंट। अब कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे 2 मीटिंग्स होंगी? आगरा, ठीक है। आगरा में 2 मीटिंग्स कंडक्ट की जाएंगी।
और राइट, अब हमें कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस देखना है किसी चीज के बीच में, किसी दो टर्म्स के बीच में, जिसे आप बेसिकली समझ सकते हैं कि एक ही बात है पर वो नहीं है। डिजिटल बैंकिंग इज फर्दरिंग फिनेंशियल इंक्लूजन, बैंक्स नाउ एट डोर्स ऑफ पुअर। अब देखिए क्या हुआ है, डेडिकेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को, DBUs जिसे हम कह रहे हैं। देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हमने सेलिब्रेट किया तो हर चीज़ 75 में हुई, क्योंकि 75 ईयर्स हमने सेलिब्रेट की, तो हर चीज़ उसी का ये पार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को डेडिकेट किया इन्होंने अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट टू द नेशन, के हम नेशन को डेडिकेट करते हैं ये 75 जो हम DBUs खोल रहे हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि DBUs क्या करेंगे, फर्दर करेंगे फिनेंशियल इंक्लूजन के एम को हमारे, ऑलराइट, क्योंकि हम बेसिकली बैंक को कहाँ लेके जा रहे हैं, टू द डोर स्टेप्स ऑफ द पुअर, ठीक है। उनको बैंक आने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग चल के जा रही है उनके इंटरनेट तक, ठीक है, उनके डोर स्टेप तक। DBU इज अ बिग स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ ईज ऑफ लिविंग फॉर द कॉमन सिटीजन्स। अब एक और चीज जो बेसिकली डिफरेंस हमें डिस्कस करना है, इन्होंने बोला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेयर इज इट रिटन, ऑलराइट, इन्होंने कुछ यहाँ पे बोला है, ऑलराइट, डिजिटल इकोनॉमी, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारे जो पिछले बेसिकली हमारे जो प्रिडेसेसर्स थे, जो हमसे पहले रूल करके गए हैं, हाँ ये रहा, ठीक है। तो 2014 से पहले हुआ करता था फोन बैंकिंग की तरफ जमाना बढ़ रहा था, पर हमने उसको रिप्लेस कर दिया डिजिटल बैंकिंग से, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट और ये ज्यादा अच्छा है, डिजिटल बैंकिंग। तो क्या डिफरेंस है फोन बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के बीच में, हमें ये पता होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें डिजिटल बैंकिंग की, जो मिस्टर मोदी जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इससे बेसिकली आप बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो थ्रू मल्टीपल एवेन्यूज। आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के माध्यम से, टैबलेट, लैपटॉप, है ना, किसी भी तरह से, ठीक है। लेकिन अगर आप मोबाइल बैंकिंग की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस, यानी कि जो आपका स्मार्टफोन है उसमें SMS के माध्यम से, या फिर बैंकिंग एप्स जो आपको मिलती है बैंक की तरफ से, सिर्फ उसी से आप अपनी मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। तो डिजिटल बैंकिंग ऑफ कोर्स एक थोड़ा स्टेप ऊपर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, डिजिटल बैंकिंग से आप और भी चीज़ों, और भी वेन्यूज को अवेल कर पाएंगे, ठीक है। टैबलेट से, लैपटॉप से आपको बस साइट खोलनी है एंड यू कैन एक्चुअली डू दैट। कभी कभी इतना ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन को ही, फ़ोन में जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से उन पे ही जाएं और अपनी सारी फिनेंशियल सर्विसेज को एक्रू करें, ठीक है। तो दैट वे अगर हम बात करें DBUs की, तो DBUs क्या है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट। जब सब कुछ डिजिटल है तो यूनिट्स की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं, तो एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट बेसिकली एक फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट की तरह, या एक फिक्स्ड पॉइंट हब की तरह होगा, जो एक मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को होल्ड करेगा, ठीक है। तो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को होल्ड करेगा, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। देखिए कभी कभी तो कैसे होगा, जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स जितने भी आपके एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपने क्या किया, सरकार ने बोला कि आप अब क्या करोगे, DBU भी एक सेट करोगे, एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी आप अपने ही बैंक में सेट कर लीजिए। तो उसमें क्या होगा, एक स्क्रीन लगी होगी, उसमें क्या कर सकते हो आप जाके, फॉर एग्जाम्पल आपने पासबुक अगर रिन्यू करवानी है, तो आप गए सेल्फ रिलायंट मोड में, आपने खुद चलाया और देख लिया पासबुक रिन्यू हो गई। तो इस तरह से, ठीक है, एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिंदू। अब देखिए क्या हुआ है, 4 किल्ड एज फायर ब्रेक्स आउट इन जेल हाउसिंग ईरान पॉलिटिकल प्रिजनर्स। देखिए क्या है, आपको पता है बहुत सारी प्रोटेस्ट चल रही हैं, जो एक कर्डिश विमेन थी 22 साल की, जिनका नाम महसा अमीनी था। ऑब्वियसली उनको मॉरल पुलिसिंग के चलते हुए, जो उन्होंने प्रॉपर हिजाब नहीं किया हुआ था, इस वजह से उनको डिटेन कर दिया गया और फिर उनकी डेथ हो गई 3 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद आपको पता है कि कितनी ज़्यादा एंटाई गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रही हैं, लोग अपने हिजाब उतार के उन्हें जला रहे हैं पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस में, और ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं डेथ टू खमीनी, जो वहाँ के आयतुल्ला है, सुप्रीम लीडर एंड ऑल ऑफ दैट, ये आपको पता है। तो अब देखिए क्या हुआ, इसी चीज़ों के चलते हुए क्या हुआ है, एक अचानक से आग लग गई है एक बहुत ही नोटोरियस प्रिजन में। बेसिकली क्यों नोटोरियस है ये प्रिजन, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रिजनर्स हैं वो मोस्टली पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स कौन होते हैं, जो बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, जो एक्टिविस्ट, वो, ठीक है। तो उसमें अचानक से आग लग जाना, उसमें 4 लोगों की जान चली जाना, 4 प्रिजनर्स की, दिस इज समथिंग वेरी सस्पिशियस। क्यों, अब देखिए सरकार है जो ईरान की, उन्होंने तो बड़ी आसानी से जस्टिफाई कर दिया कि ये फायर बेसिकली कैसे लग गई। इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला एक छोटी सी फाइट हो गई थी प्रिजनर्स के बीच में, तो अचानक से फिर वहां पे फायर लग गई। तो ऑब्वियसली इस चीज से कोई भी
सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप क्या कर रहे हो, आप एंटायर जो गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ इस तरह की चीजें कर रहे हो, आप लोगों को डरा रहे हो कि अगर कल को आप हमारे अगेंस्ट बोलते रहेंगे तो आप भी सेम फेट को देखेंगे। ठीक है, जो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, ईरानियन सोशल मीडिया पोस्ट ने चैलेंज किया स्टेट मीडिया के इन क्लेम्स को कि आप बता रहे हैं कि कॉज ऑफ फायर इसलिए है क्योंकि एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। दिस इज नॉनसेंस। ओके, तो इन्होंने यही सारी चीजें बोली हैं। कई लोगों ने बोला है सिर्फ 4 की नहीं, बहुत लोगों की डेथ हुई है, 61 अदर्स वर इंजर्ड, आप देख सकते हैं। और सरकार ये कह रही है, ईरान की गवर्नमेंट ये कहती है कि ये रॉबरी की कन्विक्शन पे थे, मतलब इन्होंने रॉबरी की थी जिनकी डेथ हुई है, बट दे वर एक्चुअली पॉलिटिकल प्रिजनर्स। PLA ऑफिसर पार्ट ऑफ गलवान क्लैश अटेंड्स पार्टी कांग्रेस। देखिए क्या हुआ है कि चाइनीज लीडर शी जिनपिंग जब अपना कांग्रेस अटेंड करने के लिए आ रहे थे, जैसे स्टेज पे जाने से पहले अचानक से क्या होता है उस हॉल में, एक स्क्रीन पे, जो वेन्यू पे है, एक स्क्रीन में अचानक से एक वीडियो चल पड़ती है जो शोकेस करती है कि कंट्री ने किस तरह की अचीवमेंट्स की है पिछले 10 सालों में। ठीक है, तो ये चीज़, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उस विजुअल्स में से एक विजुअल होता है, एक ऐसी इमेज गलवान वैली की जो इंडिया चाइना बॉर्डर की थी, जिसमें उस इमेज में अगर हम देखें जो PLA का कमांडर है की फिबाओ का आपको पता है कि बहुत सारे जो अगर आप बात करें, उनका सोशल मीडिया तो अलग ही होता है ना चाइना का, तो चाइना के सोशल मीडिया पे इनको एक तरह से आप कह सकते हैं एक हीरो दिखाया जाता है जिन्होंने बहुत सारे इंडियंस को मार दिया और अपनी सोवरानिटी को प्रोटेक्ट किया, ये सब वगैरह। ठीक है, तो इनके बारे में ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं की फिबाओ के बारे में। तो he was standing with his arms outstretched facing Indian soldiers, an image that Chinese military propaganda has widely circulated since the Galwan clash। बार बार यही इमेज दिखाते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ उस स्क्रीन पे नहीं थे ये PLA के कमांडर, बल्कि ऑडियंस में भी बैठे हुए थे मिस्टर शी की स्पीच के दौरान, और बहुत सारे इनको अवार्ड्स वगैरह भी दिए गए हैं। आपको पता है कि मिस्टर शी हाउ ही रन्स, उनकी जो स्टेट मीडिया है वही सब कुछ दिखाती है। तो जब आपको पता है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी पहुंच रही है कि इंडिया ने हमारे साथ गलत किया था, इसके खिलाफ हमने, उनको लगता है चाइनीज कॉमन सिटीजन्स बिलीव कि इंडिया ने पहले उनके अगेंस्ट अटैक किया था और फिर उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी को बचाया डट कर खड़े रह के, विच इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ द ट्रूथ। ओके, because that's a propaganda. Public dashboard to track progress of remediation of legacy landfills। अब देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले तो legacy landfill क्या होती है। वैसे तो अगर हम गवर्नमेंट की डेफिनेशन के साथ जाएं तो कोई भी वेस्ट, कोई भी गार्बेज अगर एक पर्टिकुलर जगह पे डंप्ड रहता है फॉर मोर देन 3 मंथ्स तो उसे हम लेगेसी वेस्ट कह देते हैं, ये लेगेसी लैंडफिल कह देते हैं। पर वैसे लेगेसी लैंडफिल्स को अगर आप देखेंगे जो बहुत सारी है वो हजारों तो नहीं, आई एम रियली सॉरी, बहुत ही 10 साल 20 साल, अगर आप स्पेशली जाएंगे गाजीपुर वाली लैंडफिल जो दिल्ली में है, वहां पे सच में काफी सालों से वहां पे वेस्ट पड़ा हुआ है जिसके साथ अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। जो एज किड्स वी यूज्ड टू बिलीव दैट दे आर माउंटेन्स, they are mountains but that of garbage। okay, preparations of complete। अब देखिए क्या हुआ है कि स्वच्छ भारत अर्बन मिशन जो लॉन्च किया गया था 2.0, तो 1 साल पहले जस्ट बिकॉज इसको लॉन्च किया गया था तो इसीलिए हम इसका अब देख रहे हैं, प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं। राइट, तो उसका एक पार्ट था जिसमें हमें क्या करना था, रेमिडिएशन करना था ऑफ ऑल लेगेसी लैंडफिल्स इन द कंट्री। ठीक है, जितना भी गार्बेज है, क्या प्लान होगा वो तो डिपेंड करता है, उस पर कोई डिटेल नहीं आई है कि क्या पता ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा इनका रेमिडिएशन करवाएंगे इन लैंडफिल्स का, या क्या होगा एग्जैक्टली वी डू नॉट नो। ठीक है, क्या इसको मेन्योर में कुछ अल्ट्रा मेन्योर मेकिंग प्लांट्स बनाए जाएंगे जिसमें इसको कन्वर्ट किया जाएगा, या क्या होगा वो नहीं पता, पर रेमिडिएशन होगी इन लेगेसी लैंडफिल्स की। ओके, ऑलराइट, हम देखते हैं कि एक पब्लिक डैशबोर्ड भी लॉन्च होने वाला है नवंबर में, जो बेसिकली 2200 ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे लेगेसी वेस्ट है, वो पब्लिक डैशबोर्ड उसमें प्रोग्रेस दिखाएगा हमें कि किस तरह से कितना रेमिडिएशन हो चुका है, कितना बचा है, एंड ऑल ऑफ दैट। ऑलराइट, अगर हम बात करें इस 2.0 मिशन की, इसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 1 2021 को बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। और इसका एम क्या है 2.0 मिशन का, कि हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक ऑल सिटीज गार्बेज फ्री बाय द एंड ऑफ द 5-year पीरियड। ऑलराइट, तो ये चीज, एन ऑफिशियल सेड एक्शन प्लान्स फॉर 1000 legacy landfill sites has been approved by the ministry, जो डिफरेंट टाइमलाइन है हर किसी की कंप्लीशन की।
ऑलराइट, ऑनलाइन डैशबोर्ड हमने देख लिया, ये रेमेडिएशन प्लान्स के साथ आएंगे, क्या प्लान है, और इस पोर्टल के तहत बेसिकली सिटीजन्स को क्या फ़ायदा होगा। सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, खुद डैशबोर्ड पे जाके ट्रैक कर सकते हैं कि उनके सिटी में अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर लेगेसी लैंडफिल है तो उसकी रेमेडिएशन कहाँ तक पहुंची, क्या प्लान्स है सरकार के, या कैसे अंडरटेक किया जाएगा। ऑलराइट, द प्लान्स कवर एवरीथिंग फ्रॉम रेमिडिएशन टू द इवेंचुअल रीयूज ऑफ द लैंड। देखिए सिर्फ रेमिडिएशन ही नहीं करना आपको इस वेस्ट का, बल्कि जो अब खाली कर दिया आपने लैंड उसको रीयूज कैसे करेंगे। देखिए कितना सारा, अराउंड 15,000 एकड़ ऑफ लैंड फ्री हो जाएगा जब ये वेस्ट हट गया। तो इस 15,000 एकड़ लैंड का कितना ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, अर्बन फॉरेस्ट्री हो सकती है उस एरिया में, या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट्स बन सकते हैं किसी भी तरह से, तो फॉर इंस्टेंस द लार्जेस्ट सच लैंडफिल, अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई में सबसे बड़ा ऐसा लेगेसी लैंडफिल है जो अराउंड 300 एकड़ पे स्थित है, विच कंटेन्स 2.60 करोड़ टन्स ऑफ वेस्ट। अगर हम दिल्ली की बात करें, 3 लैंडफिल्स आप जानते हैं, गाजीपुर, भालसवा एंड ओखला। ओके, तो it is something which was long pending and finally the government is taking it up, and that is actually very appreciable. India's coal mines are severely underutilized amid push for new ones. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। कोल जो है ना, कोल का जो टॉपिक है उस पर भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एवरी नाउ एंड देन यू गेट अ क्वेश्चन ऑन इट। ओके, तो अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि क्यों हमने कोल शॉर्टेजेस देखे पिछले 1 साल के अंदर अंदर, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए लेट्स डेल्व डीपर इनटू इट। अब अगर हम एक एवरेज की बात करें, इंडिया की जो कोल माइंस हैं, इस रिपोर्ट का ये कहना है दे यूज ओनली 2/3 ऑफ द कैपेसिटी। ये अपनी फुल पोटेंशियल को भी यूज नहीं कर पा रहे। कहीं ऐसी माइंस है इनफैक्ट जो सिर्फ 1% पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं। ये एनालिसिस किसके माध्यम से आया है, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर GEM, जो एक फर्म है जो ट्रैक करती है यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्यूल सोर्स इंटरनेशनली। ये सजेस्ट करता है कि 99 ऑफ इंडियाज कोल माइन प्रोजेक्ट्स, अब देखिए 99 प्रोजेक्ट्स और अभी हम अंडरटेक करने वाले हैं कोल माइन प्रोजेक्ट्स, जो हमें 427 मिलियन टन्स पर एनम देगा। ये अभी देखिए इस रिपोर्ट का ये कहना है तो बिल्कुल अननेसेसरी है। जब आपकी जो पुरानी कोल माइंस हैं आप उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हो तो आप उसके फुल पोटेंशियल को यूज कर लो। आप इसको इतने 99 और प्रोजेक्ट्स की क्या जरूरत है, ये तो बल्कि बहुत सारे कार्बन एमिशन ही लेके आएगा, और राइट बहुत सारी और दिक्कतें आएंगी। तो गिव अप ऑन दोज प्लान्स बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द पोटेंशियल। the fact is that you're not using it, you're not utilizing it to the full. Okay, तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स तो unnecessary हैं, and opening new coal mines would not contribute to easing short term supply crunches. Alright, अगर हम बात करें एटलीस्ट ट्वाइस लास्ट ईयर, पिछले 1 साल में कम से कम 2 इंस्टेंसेस हमने बहुत 1-2 महीने के लिए ऐसे देखे थे जब हमने सीवियर कोल क्राइसिस देखे। सिर्फ इंडिया में ही नहीं ऐसा हुआ था, बहुत जगहों पे हुआ था, चाइना में हुआ था। ठीक है, जब क्या हुआ 285 थर्मल पावर प्लांट्स में से 100 तो ऐसे थे कि जिसमें कोल स्टॉक बिल्कुल ही क्रिटिकल मार्क पे पहुंच गया ऑफ 25% ऑफ द रिक्वायर्ड स्टॉक। मतलब रिक्वायर्ड का सिर्फ आपके पास 1/4 ही अवेलेबल था। ठीक है, और अराउंड 50 प्लांट्स में ऐसा हुआ कि 10% अवेलेबल था सिर्फ। तो आप देख सकते हैं कितना सीवियर शॉर्टेज था। इससे क्या हुआ कि बहुत सारी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा एंशियस हो गई थी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखिए इन लोगों का कहना है कि एक्चुअल में हमारे साथ इसलिए ऐसा नहीं हो रहा बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी से बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है, तो इसीलिए। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे लिखे, कोल माइंस अंडर डेवलपमेंट थ्रेटन टू डिस्प्लेस। अब देखिए एक और चीज़, ये क्यों कह रहे हैं जो 99 प्रोजेक्ट्स आप अंडरटेक करने वाले हैं, यू गिव अप ऑन दैट, बिकॉज उससे क्या होगा जब आप कोल माइंस एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे पर्टिकुलर रीजन को कोल निकालने के लिए वहां से, तो कम से कम 165 विलेजेस को आप डिस्प्लेस करेंगे, आप 87,000 फैमिलीज को अफेक्ट करेंगे, और राइट, ऑफ विच 41,508 लिव इन एरियाज वेयर द प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन इज ट्राइबल कम्युनिटीज। तो आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? बेटर यू यूटिलाइज योर एग्जिस्टिंग पोटेंशियल टू द फुल। Alright, India has potential to attract $475 billion in FDI in 5 years. अब देखिए ये रिपोर्ट क्या है, जबकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इन्फ्लेशन चल रहा है पूरे संसार में, रशिया यूक्रेन, ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस, तब भी इंडिया का पोटेंशियल FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का इतना ज़्यादा है कि हम अगले 5 साल में $475 बिलियन का इन्फ्लो देख सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री
नेसेसरी रिफॉर्म्स में, इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये कौन सी रिपोर्ट कहती है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा निकाली गई रिपोर्ट। ओके, अब इस रिपोर्ट ने नोट किया है कि एफडीआई इन इंडिया हैज सीन अ कंसिस्टेंट राइज, हमने कंसिस्टेंटली राइज देखा है पिछले 10 सालों में। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, तो हमने एफडीआई इनफ्लो जो रिसीव किया है अराउंड $84.8 बिलियन डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक। ठीक है, अब देखिए क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, आपसे पूछा जा सकता है। क्यों हम एक बहुत सिग्निफिकेंट डेस्टिनेशन है एफडीआई के लिए, क्यों बाकी कंट्रीज हमें इन्वेस्ट करना चाहती है? जब निर्मला सीतारमन ये कहती है कि जो अब्रॉड यानी कि जो फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं वो इतना कॉन्फिडेंट फील करती है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज नहीं करती, डिस्पाइट वी बीइंग कटिंग ऑन आवर कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। क्यों ऐसा? आप हनुमान जी की तरह अपने पोटेंशियल को क्यों नहीं याद करते जो डोमेस्टिक कंपनीज का है, कि यहाँ पे जब वो इन्वेस्ट करेंगे कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंडिया की बढ़ जाएगी। ये आपको सब कुछ पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने में काफ़ी सेफ समझती हैं? क्योंकि हम एक इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक ग्लोबल वैल्यू चेन के। हमारे यहाँ पे मार्केट इतनी बड़ी है, मतलब कंज्यूमर ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं। आप देखिए पॉपुलेशन जहाँ पे बड़ी होगी, ऑब्वियसली वहाँ पे कंज्यूमर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, एक तो ये हम बहुत बड़ी मार्केट देते हैं बाकी बाहर की कंपनीज को। ठीक है, और तीसरा क्या है, हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। हम जानते हैं डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है वो कैसे हेल्प कर रहा है, ई कॉमर्स का कितना यूज किया जाता है, मिंत्रा इज बिकम द न्यू नॉर्म। ऑलराइट, यू नो ऑल ऑफ दैट। ओके, हम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एफडीआई के लिए देखा जाता है वो एक लार्ज और स्टेबल डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी होना इनफ नहीं होता, डेमोक्रेसी तो नेपाल भी है पर स्टेबल है नहीं। पिछले 5 साल में पता नहीं कितनी बार तो उनके प्राइम मिनिस्टर बदल गए हैं, कितनी बार सरकारें बदल गई हैं। तो जब सरकारें हर एक साल में बदलती रहेंगी, आधे साल में बदलती रहेंगी, तो फिर पॉलिसी लाएंगी कब कोई सरकार, या फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कब करोगे आप? तो फिर ऐसी जगह पे तो इन्वेस्ट करना कोई कॉन्फिडेंट नहीं समझता। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पे शायद ही पिछले पता नहीं कितने साल पहले ऐसा हुआ है कि सरकार चेंज हुई है, उस समय हमारे यहाँ पे एफडीआई इम्पैक्ट हुआ था। जब मैं बात कर रही हूँ 13 दिन के लिए मिस्टर वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, देन बीपी सिंह एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, लेकिन अभी काफ़ी इंडिया में जो ट्रेंड है वो ऐसा है कि 5 साल जो सरकार आती है कम से कम उसे तो पूरा करती ही है, बल्कि 5 साल से ज़्यादा भी। पहले मनमोहन सिंह जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 years, एंड देन नाउ वी हैव मिस्टर मोदी probably for next 5 years as well. Alright, so we have a stable democracy. Report जिसका टाइटल है विजन डेवलप्ड इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एमएनसीज, इन्होंने बोला है कि 71% ऑफ एमएनसीज जो इंडिया में काम कर रही हैं, दे कंसिडर इंडिया एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर देयर ग्लोबल एक्सपेंशन। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में भी वो ऑप्टिमिस्टिक है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में भी वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है यहाँ इन्वेस्ट करने के मामले में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ट्रेंड्स, डिजिटाइजेशन, अ ग्रोइंग सर्विसेज सेक्टर। यहाँ पे आपको पता है सर्विसेज सेक्टर किस तरह से ग्रो कर रहा है, अलॉन्ग विद गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, कैपिटल स्पेंडिंग करने में। ऑलराइट, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। नाउ कम्स अप, ओके, आपको पता है कि CSIR की मीटिंग थी, तो उसको आपको पता है CSIR के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? मैंने आपको ये चीज बताई थी, प्राइम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट ऑफ CSIR। ओके, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो बेसिकली मिस्टर मोदी ने चेयर करते हुए कहा है कि 1 person 1 लैब अप्रोच को आप अपना लीजिए। कभी भी आपसे साइंटिफिक इनोवेशन, साइंटिफिक पाथ पे कैसे इंडिया चल सकती है, उसमें आप ये फ्रेज लिख सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा बेसिकली, देखिए बात क्या है, ये जो सोसाइटी है CSIR, ये सोसाइटी है 1840 के एक्ट के तहत, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो इस सोसाइटी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत एमिनेंट साइंटिस्ट, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज, वो इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं। तो 1 person 1 लैब अप्रोच के तहत क्या होगा कि हर एक जो एक एमिनेंट साइंटिस्ट है वो एटलीस्ट 2-3 विजिट्स एक साल में कर सकता है एक पर्टिकुलर CSIR लैब में। ठीक है, आप एक एमिनेंट साइंटिस्ट या एक एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जब हर एक ऐसी मतलब अपनी एक पर्टिकुलर लैब जो उसने चूज की हुई है वहाँ पे हर साल में 2-3 बार जाएंगे, वो क्या करेंगे, वहाँ पे जाके बताएंगे कि देखिए सोसाइटी की साइंटिफिक एक्सपेक्टेशन क्या है, इंडस्ट्री की साइंटिफिक एक्सपेक्टेशन क्या है, इस तरह के साइंटिफिक इनोवेशंस, डिस्कवरीज हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लैब स्टाफ को कन्वे करेंगे, ये चीज स्टूडेंट्स को कन्वे करेंगे, जिस तरह से वो काम करना शुरू कर देंगे इस चीज पे। दैट इज हाउ यू एक्चुअली मीट द डिमांड्स ऑफ
the society, the public health, everything. Okay, Mr. Modi as Prime Minister is also the president of CSIR, a consortium of 37 laboratories and 39 outreach centers. Okay, अब देखिए ये जो मीटिंग होती है सोसाइटी की CSIR की हमेशा एनुअली होती है, पर पैंडेमिक की वजह से थोड़ा डिले हो गया था. Alright, let's move on to another article. अब देखिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. आपको याद होगा हमने एक बार डिस्कस किया था कि कैसे चाइना अब नॉर्दर्न श्रीलंका में और ईस्टर्न श्रीलंका में इन्वेस्ट करने की सोच रही है. क्यों? क्योंकि उन्हें सी क्यूकम्बर जो होते हैं, जो चाइना में बहुत ज़्यादा एक डेलिकेसी है, खाते हैं बहुत ज़्यादा फेस्टिविटीज़ के टाइम पे, वो उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना चाहती है. वहाँ पे बिजनेस हब खोलना चाहती है जिससे वो एक्सपोर्ट करा करेंगे चाइना और वियतनाम में. अब सी क्यूकम्बर श्रीलंका के लोकल्स नहीं खाते, तो इसीलिए कंप्लीट पोटेंशियल है कि वो आके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. अब वही सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए क्रिएट कर रही है. अब तमिलनाडु ने, जो आपको पता है कि सबसे ज्यादा विसिनिटी में श्रीलंका के अगर कोई स्टेट है इंडिया की तो वो तमिलनाडु है, उन्होंने बोला है कि देखिए हमें तो बहुत सारे सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स दिखते हैं. क्यों? क्योंकि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, PLA ऑफ चाइना, वो श्रीलंका में आए दिन हमें उनके पर्सनल्स दिखते रहते हैं. ठीक है, ये अलर्ट इशू किया गया है स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा कुछ ही दिन पहले, जिसने कहा है कि एक्टिविटीज ऑफ द चाइनीज इन द नेबरिंग कंट्री इज अ कंसर्न टू नेशनल सिक्योरिटी एंड कॉल्ड फॉर इंटेंसिफाइड विजिल अलोंग द कोस्ट लाइन. बहुत सारे सेंसर्स इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, बहुत सारी चीजें. अब इसको पूरा को जब मैं पढ़ लूंगी आपको सच में लगेगा इट इज डेफिनेटली वेरी सीरियस सिचुएशन. राइट, डिप्लॉयमेंट ऑफ हाईटेक गैजेट्स सच एज सैटेलाइट्स, ये क्या कर रही है? चाइना ये सब कर रही है. जो PLA का कार्डर है वो ये सब कुछ कर रहा है. हाईटेक गैजेट्स, सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, ड्रोन सर्वे करवाना, बाकी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को डिप्लॉय करना नॉर्दर्न श्रीलंका में. ठीक है, सो डेफिनेटली आप इससे क्या करें, इन्होंने सरकार को भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको भी तैनात किया है कि प्लीज आप यहाँ पे इंटेंसिफाई करें अपने एफर्ट्स को, सिक्योरिटी मिशंस को. PLA हैड डिप्लॉयड सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स इन द गार्ब ऑफ लॉन्चिंग. अब देखिए ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम सी कुकुम्बर फार्मिंग करना चाहते हैं, हम तो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट करने आए हैं आपके नॉर्दर्न श्रीलंका में, हमें क्या लेना देना इंडिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही. पर आप इसके गार्ब में बोल आप ये रहे हो, लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप ऐसे इस तरह के सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस गैजेट्स यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हो, जिससे आप ये भी जान सकते हो कि हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या है. ठीक है, तो यही तमिलनाडु बताने की कोशिश कर रही है. Alright, Chinese nationals and had clandestinely entered India through the sea route with. अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, बहुत सारे चाइनीज नेशनल्स जो है इंडिया में घुस गए थे सी रूट के माध्यम से, और इनको असिस्ट पता है किसने किया था? श्रीलंकन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोगों ने. तो मतलब बात ये है कि श्रीलंका को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी ना. अगर श्रीलंका हमसे इतने सारे बेनिफिट्स लेता रहता है हमेशा, नॉट दैट इट्स, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे अगर कोई एक हमारा नेबर क्राइसिस में है, वी विल हेल्प देम आउट, बट द फैक्ट इज दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड वी टू हैव सिक्योरिटी कंसर्न्स. आई मीन आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस आप वन वे ट्रांजैक्शन रहे, हम आपको हेल्प करते रहे और आप हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी ना समझें. So, of course, we have to convey this to Sri Lankan counterparts. Rockets and intercontinental missile launches of China docked at Hambantota port. अभी recently जो Chinese Yuan-Wang 5 आई थी, वो क्या करने आई थी? सर्वेलेंस के लिए तो आई थी हमारी इतनी विसिनिटी में. क्यों हम इतने ज़्यादा कंसर्न्स हमने व्यक्त किए थे? द फ्री मूवमेंट ऑफ चाइनीज नेशनल्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न श्रीलंका, आप देख सकते हैं, हैज ट्रिगर्ड डिसकंटेंटमेंट अमंग तमिल फिशरमैन. अब देखिए बहुत सारे जो लोकल तमिल्स हैं वो क्या डरते हैं कि अगर यही सिचुएशन रही, इतने सारे चाइनीज नेशनल्स वहाँ पे खुलेआम घूमते रहे, तो क्या होगा कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके ऊपर जो हमारे यहाँ का तमिल्स का इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा. ऑलराइट, ये बात आपको पता है, ये भी एक थोड़ा सा बायलैटरल इशू है. Okay, frequent visits of the Chinese ambassador to Sri Lanka to islands close to the international maritime boundary line and a drone survey conducted in the area in the guise of assessing prospects of harvesting sea cucumber made the developments suspicious, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. ऑलराइट, अब देखिए एक और चीज जो आपको पता चलती है, एक इंडिया चाइना श्रीलंका ट्रायंगल, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए आप इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करें. तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि हम ना इंडिया प्रोवाइड करती है श्रीलंकन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, किसमें? कि वो भारत में आके अपने UG कोर्सेज को परस्यू करें, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को. फिर चाइना क्या करती है? चाइना इस चीज में और एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए श्रीलंकन स्टूडेंट्स को फंड करती है, स्कॉलरशिप देती है, किसके लिए? कि वो चाइना में जाके अपने PG
कोर्सेज परस्यू करें। तो आप देख सकते हैं दिस इज हाउ चाइना एक्चुअली ट्राइज टू वू द यूथ इन श्रीलंका टू सपोर्ट देयर फ्यूचर प्लान्स। ओके, तो ये चीज भी एक इस ट्राइंगल में आपको एडिशनल फैक्ट पता चल गया। रशिया ज्वाइंस रेस टू सप्लाई लाइट बैटल टैंक्स टू इंडियन आर्मी। देखिए क्या हुआ है कि इंडिया चाहती है लाइट टैंक्स, जो आपको पता है कि हम रिसेंटली हमारा जो चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में, तो इंडियन आर्मी इज प्रायोरिटाइजिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ लाइट टैंक जिसका नाम जोरावर है, जो हमने डिस्कस किया था, जो माउंटेनियस हर टेरेन में, डेजर्ट वगैरह हर टेरेन में उसको डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमें और भी लाइट टैंक्स चाहिए, तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट भेजी है कि इंडिया ने कि कौन बेसिकली हमें टेंडर प्रोवाइड, किसके साथ हमें टेंडर साइन करना चाहिए, कौन अवेलेबल है, कौन इस तरह की टेक्निकल डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर सकता है, ये सब। तो रशिया बेसिकली हैज़ जॉइंड द रेस, जो हमें इस तरह के लाइट टैंक्स प्रोवाइड करवाना चाहता है। स्प्रूट STM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक फॉर द इंडियन आर्मीज अपकमिंग टेंडर फॉर लाइट टैंक्स। उन्होंने बोला है हमने अपनी सबमिट कर दी है टेक्निकल डिटेल्स को, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वी आर रेडी टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज एंड प्रोवाइड असिस्टेंस। बल्कि ये कह रहे हैं कि हम इस चीज़ के लिए भी रेडी हैं कि हम आने वाले जो बाकी टैंक्स होंगे हम वो इंडिया में ही मिलकर मैन्युफैक्चर करवा देंगे। वी विल एक्चुअली शेयर एवरीथिंग पॉसिबल। ऑफ कोर्स रशिया विल हैव टू डू दिस given the fact they are completely surrounded by the sanctions, western sanctions। MBBS कोर्स इन हिंदी किक्स ऑफ। देखिए क्या है फाइनली, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि MP में लॉन्च होने वाली है मेडिकल एजुकेशन की जो बुक्स हैं, MBBS की बुक्स जो है हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस, जो एक पैनल है जिन्होंने बोला कि हिंदी को सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तरह भी प्रमोट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये सब वगैरह। इसके चलते हुए कोई भी एग्जाम्पल आपको हिंदी में बुक्स का इस तरह से मिल जाता है, आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश आपको पता है पहली स्टेट बन गई है जो इस तरह की मेडिकल एजुकेशन हिंदी में प्रोवाइड करेगी। अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब देखिए आपको सब कुछ पता है कि हमारी रैंक 107 आई है, हम अपने नेबर से भी पीछे हैं, ये सब कुछ हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि 4 इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, जो बेसिकली कम वेट होगा अगर आपकी एज के हिसाब से आपका कम वेट होता है, कम हाइट होती है, आई एम रियली सॉरी, चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब आपका कम वेट आपकी हाइट के हिसाब से। चाइल्ड मोर्टालिटी यानी कि अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी जल्दी डेथ हो जाना। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, हमें जानना है कि पॉलिटिक्स क्या है, क्यों बार बार हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है पिछले 2 साल से इसको कह रही है कि हम मानते ही नहीं, दिस इज ऑल पॉलिटिक्स और दिस इज अ कॉन्स्पिरेंसी टू टेंट इंडियाज इमेज। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई कॉन्स्पिरेंसी तो नहीं है, हम मानते हैं और जो हमारी एलिगेशंस है वो बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं, हो सकता है, बट ये एक कॉन्स्पिरेंसी नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये एक पीयर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट निकालता है जिसका एंडेवर है जो हमारा सस्टेनेबल गोल 2 जीरो हंगर का 2030 तक जो हमें अचीव करना है उसके डायरेक्शन में। और ये काफ़ी वेल रेप्यूटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है इफ्री जो इसको निकालती है। सो ये कॉन्स्पिरेंसी वाली चीज़ तो बहुत गलत है। सी there is a lot with India to be proud of, and I for one and many like me for one would actually be proud of them, but if we are lacking on something we must work on it। सिर्फ ये कह देना कि हमारा नेशन महान है हर चीज़ में, ये गलत है, क्योंकि इसको अगर आप कह देते हो फिर आप इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं छोड़ते किसी चीज़ में, एंड दैट इज रॉन्ग। बाय डूइंग दैट you're actually failing your own people। ओके तो ये चीज़ आपको समझनी है, पर कुछ तो पॉलिटिक्स है, तो हम देख लेते हैं क्या है। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि इंडिया का क्या स्टैंड है। दिस कैन ऑब्वियसली बी अ क्वेश्चन। व्हाट एलिगेशंस आर वी लुकिंग एट। अब देखिए मिनिस्ट्री फॉर विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जिनकी स्मृति ईरानी बेसिकली मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि जो रिपोर्ट है वो क्या करती है, इंडिया की रैंक इतनी कम क्यों बता देती है, क्योंकि इनके एस्टिमेट्स ही गलत है। इनके एस्टिमेट में बेसिकली निर्धारित है प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। अंडर नरिशमेंट का मतलब है, जिनकी यहाँ नहीं लिखा पर मैं आपको बता देती हूँ, 1800 कैलोरी से कम जो कंज्यूम करता है। अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बताऊँ, मतलब कैलोरी इनटेक कितना है, बेसिकली कितना फूड आप खा रहे हो, डायरेक्टली उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि द रिपोर्ट लोअर्स इंडियाज रैंक बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, और ये इलेबोरेट करता है यूएस। अब देखिए आप समझिए कि ये रिपोर्ट आती कैसे है। जो यूएस में स्थित बेसिकली वॉशिंगटन डीसी में स्थित फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है FAO, जो यूएन से एसोसिएटेड है, उसका एस्टिमेट किस पे बेस्ड होता है, फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल पे, FIES के सर्वे के बेस पे, जो बेसिकली क्या करता है, एक गैलप वर्ल्ड पोल करवाता है जिसमें 3000
लोगों का सैंपल साइज होता है, मतलब 3000 लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पोलिंग करवाई जाती है, वोटिंग मांगी जाती है हर एक एस्पेक्ट पे, ठीक है, जिनको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें वो आंसर करते हैं, पोल करते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही बेसिकली सब कुछ डिसाइड होता है। ऑलराइट, तो हमारी मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो डेटा रिप्रेजेंट करता है वो डेटा तो एक बहुत मिनिस्क्यूल प्रोपोर्शन है हमारे पूरे कंट्री के साइज का। आप खुद सोचिए 3000 बंदे क्या इनफ है, यू नो, दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकल ऑल्सो, कि 3000 सैंपल साइज तो कुछ भी नहीं है, हमारी कंट्री का साइज देखिए, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। इट काउंटर्ड द असर्शंस इन द रिपोर्ट पॉइंटिंग टू इंडियाज पर कैपिटा, okay, per capita dietary energy supply increasing year on year due to enhanced production of major agricultural commodities in the country over the years। देखिए बात यह है कि डेफिनेटली हमने कैसे काउंटर किया एक और चीज़ को, कि हमारे यहाँ पे तो प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए पैंडेमिक में भी सिर्फ एक सेक्टर था जो ग्रो किया 4% की ग्रोथ रेट से, वो एग्रीकल्चर था, जिसमें लाइफ स्टॉक इंक्लूडेड है, चाहे वो डेयरी हो, कुछ भी हो, ठीक है। हम तो ग्रो कर रहे हैं, हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है, कमोडिटी की सप्लाई है, तभी तो हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री दे पा रहे हैं। अगर नहीं होती तो कैसे देते, इम्पोर्ट तो हम कुछ नहीं कर रहे ना, ये चीज़ तो इन्होंने ये चीज़ कही है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स वेबसाइट की अगर हम बात करें, प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। अब देखिए हम उन पे कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं तो वो अपनी क्लैरिफिकेशन तो देंगे। तो वो क्या कहते हैं, देखिए ठीक है, जो FAO है वो इट यूजेस अ सूट ऑफ इंडिकेटर्स ऑन फूड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट एंड प्रेवलेंस ऑफ मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी बेस्ड ऑन FIES, जो अभी हमने देखा। लेकिन जो GHI है ओनली यूजेस द पॉपुलेशन अंडर नरिशमेंट ऑब्टेन्ड थ्रू फूड बैलेंस शीट्स। अब देखिए इन्होंने कहा है कि जिस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन को बताने के लिए, वो फूड बैलेंस शीट्स पे बेस्ड होता है। और ये फूड बैलेंस शीट्स हम कहाँ से लेते हैं, हम आप ही जो आप डेटा कलेक्ट करते हो हम तो आप ही की रिपोर्ट से लेते हैं, ठीक है। तो और ऑब्वियसली ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रोवाइड करता है कि क्या पैटर्न है कंट्री में फूड सप्लाई का एक स्पेसिफिक रेफरेंस टाइम में। सो ऑलराइट, इट लिस्ट डाउन द सोर्स ऑफ सप्लाई एंड इट्स यूटिलाइजेशन स्पेसिफिक टू ईच फूड कैटेगरी। सो हाउ इज दिस पॉलिटिकल, नाउ यू टेल मी दैट, ठीक है। बाय कंबाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अंडरनरिश्ड, देखिए ये चीज हम देख चुके हैं कि कितना कितना हर एक का पार्ट होता है। ऑलराइट, okay, now what is the controversy? According to the ministry, the report is not only disconnected from the ground reality, क्योंकि इनका ये कहना है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट तो इतने सारे एफर्ट्स कर रही है। जो हमने अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देखी, जिसमें बेसिकली एडिशनल 5 किलो राशन प्रोवाइड किया जा रहा है पर पर्सन ईच मंथ इन एडिशन टू देयर नॉर्मल कोटा ऑफ फूड ग्रेन, जो उन्हें NFSA के तहत मिलता है। तो उसके साथ ये सब कुछ देखते ही नहीं, हमारे एफर्ट्स तो देखते ही नहीं। अब देखिए ये तो पता नहीं बकवास लिखी है यहाँ पे सब कुछ, बकवास नॉट इन द सेंस जो लिखा है, क्योंकि कुछ यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा आपको। एक दो चीजें जो और आपको जानने की जरूरत है वो ये है, पहली बात तो ये कॉन्स्पिरेंसी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे साथ ऐसा कर रहा है, इस बात ये है कि वो सबको देखता है, ठीक है। और सारी कंट्रीज में सेम ही मेथोडोलॉजी लगी है और सारी सेम मेथोडोलॉजी को अप्लाई करने से रिजल्ट्स अलग अलग आ रहे हैं, तो दैट गोज अवे, ठीक है। लेकिन ये जो पूरी रिपोर्ट है, ये एक हंगर का डेफिनेटली एक एप्ट वो नहीं हो सकता इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि हंगर देखिए क्या होती है, मोस्टली अंडर नरिशमेंट पे बेस्ड होती है। जो चाइल्ड स्टंटिंग है या चाइल्ड वेस्टिंग है या चाइल्ड मोर्टालिटी है, जहाँ पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं चाइल्ड मोर्टालिटी में, तो इनके माध्यम से ये एक न्यूट्रिशनल बेस्ड चीज है कि न्यूट्रिशन कितने कम है, ना कि हंगर। हंगर का एक अगर हम क्लीशे डेफिनेशन देखेंगे, हंगर इज ऑल अबाउट कि आप खाना पूरा खा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, आपको एनर्जी पूरी मिल रही है कि नहीं। चाइल्ड स्टंटिंग वगैरह जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिंक, आयरन, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें की कमी की वजह से स्टंटिंग हो जाती है या इस तरह की चीज़ें, तो वो डिफरेंट चीज़ है। तो आप इसे हंगर कह के हमारे लोगों में जो दिमाग पे ये असर पड़ता है कि इंडिया इज स्लीपिंग विद एम्प्टी स्टमक्स, ये चीज़ सच नहीं है। वी आर नॉट स्लीपिंग विद एम्प्टी स्टमक्स, some of them are, some of us are, but मेजरली दिस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हंगर। ये इतने सारे इंडिकेटर्स जो हैं जो चाइल्ड स्टंटिंग वगैरह के बेस्ड है, वो न्यूट्रिएंट पे डिपेंडेंट है, ना कि हंगर पे। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ एडिशनल एनालिसिस। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। अब देखिए क्या हुआ, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया है, GN साईं बाबा को जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया था
तो उसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया कि जो एक्विटल है वो नहीं हो पाएगा GN साई बाबा का और अदर्स जो को अक्यूज्ड थे इन एलिजिड माओइस्ट कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, अब देखिए ये एडिटोरियल उसको क्रिटिकली एनालाइज करता है, ये कहता है कि ठीक है, हाँ हम मानते हैं कि इट इज ट्रू दैट देयर कॉन्विक्शन बाय अ ट्रायल कोर्ट विद प्रोफेसर साईं बाबा एंड 4 others being sentenced to life and another, देखिए इसमें से देखिए 6 लोग थे, 6 में से जो एक था उनको 10 साल की सजा मिलती, बाकी सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी UAPA के अंडर। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि ठीक है, हाई कोर्ट ने जब इसको सेट असाइड किया इस लाइफ इम्प्रिजन वाली चीज को और एक्विट कर दिया, तो ठीक है हम ये मानते हैं कि हाई कोर्ट ने मेरिट्स के बेसिस पे नहीं किया ये उनको बाइज्जत बरी, बल्कि टेक्निकल ग्राउंड पे किया। क्या कहा था हाई कोर्ट ने, आपको ये बात मैं बता चुकी हूँ 2-3 बार। हाई कोर्ट ने कहा था कि UAPA कहता है, उसका सेक्शन 45 क्लॉज 1 क्लॉज 2 ये कहता है कि प्रीवियस सैंक्शन चाहिए सरकार का इससे पहले कि कोई भी कोर्ट आपको कोई भी सजा सुनाए UAPA के अंडर। लेकिन कोर्ट ने, यानी कि जो सेशंस कोर्ट था, गढ़चिरौली का सेशंस कोर्ट जो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसने इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिना किसी वैलिड सैंक्शन के, सैंक्शन तो आया था पर वैलिड नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी एविडेंसेस का, सरकार ने कोई भी इंडिपेंडेंट रिव्यू नहीं करवाया। उन्होंने बोला जी प्राइमा फैशिया हमें लगता है कि अक्यूज्ड ये कॉन्विक्ट कर दिए जाने चाहिए, दोषी करार कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि हमें फर्स्ट इंप्रेशन पे ऐसा लगता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट रिव्यू नहीं था, तो ये एक टेक्निकल ग्राउंड था। मेरिट्स के बेसिस पे आपने चीजें नहीं देखी, आपने ये नहीं देखा कि क्या GN साईं बाबा सच में मास्टरमाइंड हो सकते हैं, फुट सोल्जर चाहे वो ना हो बट ही कैन बी द ब्रेन बिहाइंड द अटैक्स, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो डेफिनेटली जो स्टेट थी उनको एग्रीव्ड करना, उनको एग्रीव्ड फील करना जायज था। पर जिस तरह का रश एपेक्स कोर्ट ने दिखाया, एपेक्स कोर्ट को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करना चाहिए था वाइल एंटरटेनिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। देखिए कोर्ट ने जिस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जील दिखाया कि वो महाराष्ट्र सरकार का विश को पूरी कर दे, एक स्पेशल हियरिंग भी कंडक्ट करवाएगी जिसको जस्टिस MR शाह और बेला त्रिवेदी ने सुना। ठीक है, इस अपील को बहुत ही रश में सब कुछ हुआ। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आप सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करिए, अक्यूज जो है वो ऑलरेडी 5 साल प्रिजन में बिता चुके हैं, प्रोफेसर साईं बाबा साथ में 90% डिसेबल्ड भी हैं और जैसे ही उनका डिस्चार्ज किया गया, उनको फिर उनसे एक बॉन्ड साइन करवाया गया जिसमें बेसिकली एक प्रोसीजर, चाहे आपको एक्विट भी क्यों ना कर दिया जाए, पर ऑब्वियसली जब बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर एक अपील बाकी है ना सुप्रीम कोर्ट, तो बाई चांस अगर कल को अपील आपके अगेंस्ट केस में डल जाती है तो आपको प्रोसीडिंग्स के लिए हाजिर होना है, तो बॉन्ड भी साइन करवा लिया एंड सब कुछ, ऑल ऑफ दैट हैपेंड। अब देखिए अगर हम प्रोफेसर साईं बाबा के केस की बात करें, देखिए बात यह है कि एक और चीज़, आपने सैंक्शन तो वैलिड क्यों नहीं था, इसलिए भी वैलिड नहीं था क्योंकि प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं किया गया। यानी कि विटनेस को आपने पहले एग्जामिन कर लिया, आपका सैंक्शन ऑर्डर आया भी नहीं है कोर्ट के पास अभी तक, तो आपने पहले ही विटनेस को सुनवाई करनी शुरू कर दी और उसको दोषी करार भी कर दिया अक्यूज्ड को, तो मतलब पूरा प्रोसीडिंग ही वॉइड हो गई ना, आपने UAPA के पूरे उसको प्रोसीजर को तो फॉलो ही नहीं किया। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने, देखिए जो उस टाइम पे हमने देखा था, जो गवर्नमेंट के एडवोकेट थे उन्होंने भी यही कहा था कि देखिए ये क्यूरेबल डिफेक्ट है। क्यूरेबल डिफेक्ट कैसे है, क्योंकि ये एक टेक्निकल ग्राउंड है, ये मतलब आप कह रहे हो हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ठीक है हम इसको क्योर कर सकते हैं, हम पूरा इसका इंडिपेंडेंट रिव्यू आज करवा लेते हैं एविडेंस का, तो ये देखिए सही है क्योंकि CRPC का जो सेक्शन 465 है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट में हैव एन आर्ग्यूएबल केस गोइंग बाय सेक्शन 465 ऑफ द CRPC दैट एनी एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी इन द मैटर ऑफ सैंक्शन वुड नॉट विशिएट द ट्रायल, मतलब ट्रायल कोई बिल्कुल खारिज नहीं कर दोगे अगर बाय चांस कोई एरर ओमिशन सरकार से हो गया है, जो इस जगह सैंक्शन में इंडिपेंडेंट रिव्यू ना करवाने की वजह से हो गया था या विटनेस को पहले सुन लेने की वजह से हो गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ट्रायल ही बर्बाद हो गया, आपने एक्विटी कर दिया उनको, ठीक है हम समझते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हाउएवर दीज इश्यूज हैव बीन इलैबोरेटली डेल्ट विद बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने क्या कहा था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, देखिए जब P चिदम्बरम जी जो उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे, जब UAPA का 2008 का अमेंडमेंट लेके आए थे, उन्होंने कहा था चाहे उधर लिखा था ओनली एंड ओनली आफ्टर द सैंक्शन इज प्रोवाइडेड, आप कोई भी कोर्ट कोई भी अपनी सजा सुना सकते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में यही कहा कि सेफ गार्ड चाहे कितना ही स्मॉल क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, बट इट मस्ट बी जीलसली प्रोटेक्टेड, और वही हम कर रहे हैं। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की 1976 की जजमेंट है जो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वह सस्पेंड कर सकती है एक एक्विटल के ऑर्डर को, बट at least as a matter of principle the benefit of acquittal or discharge must not be
interdicted by an appellate court without a full hearing। आपने तो full hearing conduct भी नहीं की, सरकार ने आपको कहा कि GN साईं बाबा उसके पीछे ब्रेन थे और ब्रेन तो बड़ा खतरनाक होता है, और आपने वही चीज़ दोहरा दी और आपने उनको उनके एक्विटर को सस्पेंड कर दिया। आप एटलीस्ट फुल हियरिंग तो देते। इतना ज़्यादा रश कैसे, इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे, ये इन्होंने कहा है। ओके, Alright, she lays out China's vision for the decade at CPC meet। अब देखिए क्या है, चाइना का जो आने वाला पूरा पाथ होगा, शी ने कहा है कि वो वैसे ही रहेगा जैसे रहता। हम पहले भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कैरी ऑन कर रहे थे, आज भी करेंगे। मेजर कुछ इकोनॉमिक चीज़ में चेंज नहीं आया, वही रहेगा। हम सेल्फ रिलायंस और करने की कोशिश करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ऑलराइट, as he warned of rising external threats in the increasingly turbulent world, हमें इससे भी बेसिकली खुद को रेजिस्टेंट बनाना है, और all of that, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। Alright, 2035 तक की इनकी जो एक विजन है। I think I missed on something, just let me check if there is anything. No, we dealt with everything. So thank you so much. Please like the video.